हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। मैं हूं आपका दोस्त सितेंद्र चौधरी और 15 जनवरी का दिन है। हम लोग करने वाले हैं आज का न्यूज़पेपर। देखिए, आज द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कल पोंगल था, उसकी वजह से वहां पे छुट्टी थी तो वो नहीं आ पाया। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा लेट आया तो मुझे थोड़ा लेट पता चला, इसलिए आपकी न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी आज थोड़ा लेट हो गई है। चलिए देखें, मतलब भागते चोर की लंगोटी ही सही, पहले तो एनालिसिस आ ही नहीं रही थी, कम से कम कुछ आई है। 2-4 न्यूज़ देख लेते हैं। वैसे हम द हिंदू के पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन सी न्यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट पाकिस्तान न्यू फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। उन्होंने जो पहली बार रिलीज की है, मुझे काफ़ी फनी फनी चीज़ में इसमें नजर आई। मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया, आपको सुनने भी मजा आएगा। तो इस पॉलिसी के बारे में क्या है, इंडिया के बारे में क्या बात है कहीं कहीं है, यूएसए के बारे में क्या लिखा गया है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों म्यांमार इशू के बारे में। इंडिया ने कुछ कंसर्न्स अपने यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हो गया है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही, तो उसको लेके थोड़ा सा न्यूज़ है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आगे आने वाली जो न्यूज़ है वो रहेगा डोपलर रडार्स के बारे में। इंडिया के 4 बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े रडार को एस्टेब्लिश किया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ये होता क्या है, कैसे काम करेगा। अगली जो न्यूज़ रहने वाली है दोस्तों, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन बेसिकली, और जो बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल सेक्शन है, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। हालांकि कुछ बच्चों को ये रिपीटेड लग सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक के बारे में हम लोग पहले कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेंगे। कुछ 1-2 पॉइंट नए हमें जानने को मिलेंगे, और यहाँ से आज हम लोग एक मेंस का आंसर भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप इसको लिख सकते हो। कहीं मैं पहले भी 2-3 बार मैं आपको मेंस के आंसर्स लिखने के लिए दे चुका हूँ। कई सारे बच्चों ने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आंसर जो है यूपीएससी के लेवल का बन गया है, लेकिन कम से कम आपने कोशिश तो की है ना। और देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कभी ना कभी हम लोग ना अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। लेकिन लिखना शुरू करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले दिन आप लिखोगे आपका आंसर जो है एकदम बहुत जबरदस्त क्वालिटी का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। एक दिन में साइकिल थोड़ी सीख लिया था, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन पेन कॉपी उठाइए, लिखने की कोशिश कीजिए, और एफर्ट्स के आपको मैं पूरे के बटे पूरे नंबर दूंगा। बहुत बढ़िया। अगले जो न्यूज़ रहने वाली है दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस के अंदर चेंज वगैरह किया है। जो नई पार्टीज अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती हैं, उसके बारे में न्यूज़ रहेगी। बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ मुझे लगी नहीं, लेकिन थोड़ा इंक्लूड कर दिया, कुछ नया एंगल हम ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये डोपलर इफेक्ट वाला दोबारा से रिपीट हो गया, इसको आप छोड़ सकते हो। मेकाडाइटू जो इशू है, ये कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में ये डैम का इशू है। और साउथ जो इंडियन स्टेट्स हैं जनरली, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनके बीच में जो है इंटर वाटर डिस्प्यूट्स काफ़ी चलता रहता है। तो उसको लेके थोड़ा बहुत हमें, जैसे कावेरी रिवर के ऊपर जो होता है गोदावरी कृष्णा है ना, उसको लेके, तो उसी कड़ी में एक और न्यूज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन आज के इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगी। पहला ये कि आज की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन से, ठीक है। और दूसरा ये कि आज का जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो मैं रोज़ जैसे आपको पीडीएफ से करवाता हूँ उस तरह से ना करवा के आज हम लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में कॉपी उधर से कंटेंट को पेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हर चीज़ लिखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा उसको टाइम को सेव करने के लिए हम लोग इस अप्रोच से करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर करेंगे, तो रेगुलरली जो हमारी अप्रोच होती है उसी से करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की। और आज का एडिटोरियल सेक्शन है आपके सामने ये, द इंडो पैसिफिक अपॉर्चुनिटी। द इंडो पैसिफिक अपॉर्चुनिटी। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्या होता है। देखिए, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप वेस्टर्न पैसिफिक ओशन को अगर आप कवर कर लेते हो और उसमें इंडियन ओशन को कवर कर लेते हो, तो वो पूरा रीजन आपका हो जाता है इंडो पैसिफिक कम्युनिटी, जिसके अंदर जो है एशियन कंट्रीज ज़्यादातर आती हैं। आपकी जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं, इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, है ना, ये सब कंट्रीज आपके इंडो पैसिफिक रीजन वगैरह के अंदर कवर होती हैं। और इंडियन ओशन तो डेफिनेटली यहाँ पे है ही, तो भैया नाम में ही इंडिया है, तो इंडो पैसिफिक में जब भी कोई बात होगी, कभी भी इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आपको शांति चाहिए तो इंडिया का यहाँ पे मेजर रोल होना ही होना है। इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको लेके बहुत शानदार एक एडिटोरियल लिखा गया है। छोटा एडिटोरियल है, कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत है। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन मैंने जो ये बनाया है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन द बैकड्रॉप। देखिए, कभी भी अगर ये वर्ड आपको दिखे ना, इन द बैकड्रॉप, तो समझ लेना ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का जो बैकड्रॉप होता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमेशा आपकी इंट्रोडक्शन होती है। इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएस चाइना राइवलरी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन
and how India can play its role without losing its principle of non-aligned nation। वैसे नेशन नहीं था यहाँ पे, नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया जो है नाम का मेंबर है ना, तो देखिए नाम का मेंबर रहते हुए इंडिया कैसे इंडो पैसिफिक में जो इशू चल रहा है उसको बैलेंस कर सकता है, राइट। देखिए हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, हम रशिया वाले ग्रुप का पार्ट भी नहीं है, हम यूएसए वाले ग्रुप का पार्ट भी नहीं है, हमारी दोनों से दोस्ती है ना, तो ना किसी से दोस्ती, गहरी दोस्ती, ना ही किसी से बैर। तो इंडिया बेसिकली इस अप्रोच को फॉलो करता है। तो इसी सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए इंडिया कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना रोल प्ले कर सकता है इन द बैकड्रॉप यूएसए एंड चाइना राइवलरी। आज के समय में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, जो पहले रशिया और यूएसए के बीच में हुआ करता था, भैया आजकल लगभग वो यूएसए और चाइना के बीच में हो गया है। हालांकि अभी वो सिर्फ इकोनॉमी तक ही लिमिटेड है ना, क्योंकि जो यूएसए और रशिया के बीच में जो चलता था ना कोल्ड वॉर, वो किसके लिए चलता था? वो चलता था भैया वेपन्स, सिक्योरिटी, है ना, वो सब चलता था। यूएसए और चाइना के बीच में चलता है इकोनॉमिक हेजेमनी को लेके, और इनके बीच में था वो पावर हेजेमनी को लेके। खैर क्योंकि चाइना अभी यूएसए से डिफेंस के हिसाब से तो पंगा नहीं ले सकता है, तो इसलिए वो इकोनॉमी के हिसाब से पंगा ले सकता है, तो वो ले रहा है। अगर फ्यूचर में अगले 10, 20, 15 साल में अगर चाइना डिफेंस वाले सेक्टर में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली वो यूएसए से उस मामले में भी पंगा लेगा। तो मतलब वो वेट कर रहा है कब वो बराबरी में आए, और लेट्स होप के फ्यूचर जो है थोड़ा सा पीसफुल रहे, इंडिया कम से कम पीसफुल रहे यहाँ पे। खैर, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर लिख सकते हो तो आज के एडिटोरियल सेक्शन पढ़ के आप डेफिनेटली इसका आंसर लिख सकते हो। तो एडिटोरियल सेक्शन में देखिए क्या चीज़ें कहता है वो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, कहता है द रीजन इज सेंट्रल टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पीस एंड 9 कंट्रीज आर की प्लेयर्स। कौन कौन सी इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री का स्टेक है, कौन कौन सी यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं? रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए, चाइना, जापान और इंडिया। इंडिया को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसके अलावा जो यहाँ पे और छोटी छोटी कंट्री हैं, हालांकि वो डिफेंस वाले सेक्टर में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनका भी रोल है ना। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, जावा है, सुमात्रा है, वियतनाम है, फिलीपींस है। तो ये सारी की सारी कंट्री यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं। आज के समय में, प्रेजेंट समय में और आने वाले फ्यूचर में, अगले 15, 20 साल, 50 साल इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होने वाले हैं। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल हैं यहाँ पे जहाँ पे दुनिया का लगभग 1/3 ट्रेड होता है। तो ये सारे के सारे जो कवायद हो रही है ना, ये जो सारी सारी इश्यूज हो रहे हैं, दो चीज़ों को लेके हो रहे हैं। एक तो हो रहे हैं ये किसको लेके, नेविगेशन को लेके, ताकि नेविगेशन फ्री रहे, है ना। और दूसरा हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। साउथ चाइना सी जो है ना दोस्तों, वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दुनिया भर का उसके अंदर है, इसलिए चाइना की नजरें उसके ऊपर है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह यहाँ पे इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो अपने नेविगेशन को यहाँ पे सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा जो पेट्रोल, डीजल और एनर्जी है जो मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है, वो यहीं से होकर जाता है, मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से होकर, फिर वो जापान में जाता है, ताइवान में जाता है, यूएसए वगैरह उधर जाता है, तो उसको लेके इंटरेस्टेड है। तो ये जो पूरा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है ना आज के समय में, वो इन कंट्री के बीच में जो भी चल रहा है ना, उसको वो डिसाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं, खासकर डिफेंस वाले सेक्टर में। और अमेरिका को कहा जाता है कि ये जो है ना दुनिया का दरोगा है। दरोगा इन द सेंस, दरोगा क्या करता है? दरोगा जो है वो पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो दरोगा है ना, जो ट्रंप भाई साहब थे, वो इसके लीडर थे। तो ट्रंप ने चाइना को लेकर बड़ी टफ अप्रोच अपनाई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है ना। वो चाइना को एकदम सरेआम गाली देते थे, जैसे हम लोग पाकिस्तान को देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो बाद में आ गए बाइडेन भाई साहब, अब ट्रंप तो चले गए, बाइडेन आ गए। बाइडेन ने क्या किया? बाइडेन ने भी ट्रंप वाली जो टफ अप्रोच थी ना, उसी को कंटिन्यू किया। हालांकि लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन ट्रंप ने भी उसी को फॉलो किया। जैसे आप कह सकते हो कि जो कांग्रेस की बहुत सारी नीतियां थी, उसको बाद में बीजेपी ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम चेंज कर दिया। कल को जब कांग्रेस की सरकार अगर बाई चांस आती है, तो डेफिनेटली वो भी बीजेपी की अप्रोच को ही आगे कंटिन्यू करती हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो कंट्री में फॉरेन पॉलिसी या जो मेजर पॉलिसी होती है ना, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। वही ना बोलते हैं कि वो पुरानी बोतल में नई शराब वो डाल के बेच देते हैं, बेसिकली ऐसा कुछ होता है। तो ट्रंप ने जो अप्रोच ली थी, बाइडेन ने भी वही अप्रोच लिया, फर्मनेस वाली अप्रोच ली, रिजिलियंस वाली अप्रोच ली, और सिविल डिस्कोर्स, ये थोड़ी चीज ना ट्रंप ने चेंज किया। सिविल डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत। ट्रंप तो भाई साहब बातचीत में बिलीव ही नहीं करते थे।
वो तो मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था। पता नहीं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी कैसे जो है पीएम प्रेसिडेंट बन गया, ये अपने आप में ही बड़ा इशू है। खैर, तो ये चीज़ जो है उसने चेंज किया बाइडेन ने। बाइडेन का कहना है कि देखिए मैं चाइना को लेके अपनी फर्म पॉलिसी अपनाऊंगा, चाइना को मैं जो है बिल्कुल भी रेजिलियंस के साथ उससे डील करूंगा, लेकिन साथ के साथ मैं बातचीत के दरवाजे हमेशा ओपन भी रखूंगा, ऐसा बाइडेन ने कहा। अब चाइना ने कई सारी ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से यूरोप, अमेरिका, है ना, वो लोग नाराज़ हैं। जिंगजियांग के अंदर कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हांगकांग में किस तरह से डेमोक्रेसी को कुचला जाता है, ये आपको पता है। साउथ चाइना सी में जो चीज़ें वो कर रहा है वो उसको किसी से छिपा नहीं है। ताइवान को तो वो बिल्कुल अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होने की वजह से ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज चाइना के साथ जो है नाराज़ चल रहे हैं। इसी वजह से यूरोप और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रोंग दिखाना चाहता है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। जिसका एग्जांपल आप कुछ ग्रुपिंग से दे सकते हो अपने आंसर लिखते हुए, जैसे ओकस, है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके। इन्होंने अभी डिफेंस एक अलाइनमेंट बनाई है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर मिसाइल्स मिलने वाली हैं यूके से और यूएसए से ना। तो ये ग्रुपिंग क्या दिखाती है? ये ग्रुपिंग यही दिखाती है कि आने वाले 50-60 सालों में, 100 सालों में ये कंट्री चाइना को किस तरह से टैकल करेंगी। क्वाड भी जो है कहीं ना कहीं इसी तरह सिग्नल देता है। हालांकि क्वाड जो है कोई डिफेंस, एक तो ये तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है ये, सिर्फ इनफॉर्मल एक मीटिंग होती है इनकी। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता है अमेरिका के भैया हम लोग कोड के थ्रू भी चाइना को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूरोप ने अभी थोड़े समय पहले अपनी नेशनल सिक्योरिटी एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में काफी इंटरेस्टेड हैं। पहले यूरोपियन यूनियन इस तरह की चीजों को इग्नोर करता था, लेकिन अभी वो इग्नोर उसने भी करना बंद कर दिया है। उसके अलावा जापान ने भी अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज किया है। हम ना यूरोप वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद कैसे चीजें हुई थी, आर्टिकल 9 के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेरिका ने ऐड किया था कि जापान के पास जो है सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव फोर्सेज होती हैं। जापान लीगल तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे ऑफेंसिव फोर्सेज नहीं रख सकता। लेकिन पिछले कुछ समय में, सितंबर के महीने में, जापान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो डिक्लेयर किया था, जिसके तहत जापान भी अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत सारा पैसा खर्चा करने वाला है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं जापान की स्ट्रेटजी भी अभी चेंज हो गई है चाइना को लेके। देखिए सीधी सी बात है ना भाई, जब पड़ोस में मेरे शांति रहेगी तो मैं अपने घर पे क्यों गोलियां रखूंगा, क्यों बंदूकें रखूंगा, क्यों लाठियां रखूंगा? मेरे जब घर में पड़ोस में शांति है, जब मेरे पड़ोस में अशांति होने लगेगी, जब मेरा पड़ोसी मुझे आंख दिखाने लगेगा, जब मेरे पड़ोसी से मुझे खतरा होगा, तब मैं भी अपने घर को मजबूत करूंगा ना, लाठियां रखूंगा, डंडे रखूंगा, या कुछ भी, मतलब समझ सकते हो ना। तो जापान के इस समय वही हाल है। जब तक चाइना दबा हुआ था, जब तक चाइना नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जब जापान को जरूरत नहीं थी। आज के समय में जापान के ऊपर लगातार खतरा है, ताइवान के ऊपर खतरा है, तो जापान ने भी अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। और यूरोपियन यूनियन का तो मैंने आपको बता ही दिया, उन्होंने अपने अप्रोच चेंज कर दी है थोड़े समय पहले। और एशियान का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एशियान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। एशियान में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, यू वेरी वेल नो। जो हमारा जो मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, फिलीपींस है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये इस तरह की जो कंट्री है वो एशियान का पार्ट है। तो ये बेचारे इंडो के बीच में, मतलब इंडियन ओशन के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ती हैं। अब ये पिस गई दोनों तरफ से, है ना। तो ये बिल्लियों के झगड़े में जो है वो बंदर वाला बेचारा, ये कुछ हालत ऐसी हो गई है इनकी कि दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे और बीच में जो है वो पिसते नजर आ रहे हैं। तो एशियान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में कि कैसे वो पैसिफिक ओशन के अंदर अपने आप को डील करेगा। क्या वो चाइना का साथ देगा, क्या वो यूएसए का साथ देगा? तो बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन ये सीधा सा आप बोल सकते हो कि एशियान जो है वो चाइना के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, कुछ कंट्री को छोड़ के, कंबोडिया वगैरह को। यहाँ पे जो फिलीपींस है, जो वियतनाम है, सिंगापुर है, ये बिल्कुल यूएसए के अलाइज हैं, फिलीपींस, है ना। और इनका लगातार साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स को लेकर झगड़ा होता है, तो वो भी है। तो एशियान का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब जब एशियान का रोल होगा ना दोस्तों, तब तक यहाँ पे इंडिया का रोल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एशियान कंट्री जो है इंडिया के साथ डील करती है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और डिफेंसिव डील भी करते हैं। आपको पता होगा पिछले हफ्ते की बहुत ही, अभी 2-3 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने जो है अभी कौन सी कंट्री को, वियतनाम को, है ना, वियतनाम को या फिलीपींस को, शायद फिलीपींस को, हाँ वियतनाम को नहीं, फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस देने का वो किया है, डील किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो फिलीपींस जो है वो एशियन कंट्री है डेफिनेटली। ठीक है, तो डेफिनेटली एशियान के साथ हमारे डिफेंसिव रिलेशन भी इंक्रीज होंगे, वियतनाम के साथ भी डेफिनेटली फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने अपने पत्ते यहाँ पे बिछा रहा है
फ्यूचर में अगर चाइना से डील करना पड़े तो चाइना का एशियन का रोल तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा कई ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली है जो डिसाइड करेंगे, जैसे G7 का मीटिंग होगा, ब्रिक्स का मीटिंग होगा, G20 का मीटिंग होगा। और G7 में जैसे उन्होंने एक स्टेप लिया था बिल्ड बैक बेटर, है ना, जिसमें वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने वाले थे, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा ब्रिक्स का जो मिशन होगा भैया, यहाँ पे क्या मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या उसको अटेंड करेंगे, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो इशू चल रहे हैं, चाइना जो है वो पंगे कर ले रहा है इंडिया से, उससे जो है मोदी जी अपनी विजिट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर मोदी जी अपनी विजिट को कैंसिल कर सकते हैं तो चाइना को सीधा सीधा सिग्नल चला जाएगा भैया कि देखिए आप जो है एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में रसगुल्ला नहीं ले सकते, मतलब फूल नहीं ले सकते, ऐसा बोला जाता है। तो या तो आपको अभी लद्दाख में पीसफुल माहौल बनाओगे तभी हम लोग ब्रिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक सिग्नल उस पर जा सकता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकता है, बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो सजेशंस में। पहला तो ये है कि इंडिया को रशिया के बीच में और क्वाड के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है ना। क्वाड की भी हमें जरूरत है भैया, रशिया की भी जरूरत है। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, तो उसके साथ उसको भी हम लोग नाराज नहीं कर सकते। और क्वाड की हमें जरूरत है क्योंकि चाइना वाले एंगल से हमको हम चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो इंडिया को ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो साउथ ईस्टर्न एशियन पार्टनर्स हैं इंडिया के, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह, इनके साथ हम लोगों को और ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, डिफेंस वाले सेक्टर से भी। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा ईस्टर्न एंड द साउथ सदर्न प्लैंक ऑफ द अफ्रीका, जो अफ्रीकन नेशंस हैं, स्पेशली जो ईस्टर्न जैसे मेडागास्कर वगैरह हो गया ना, ये सब कंट्रीज हैं, और जो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, इथोपिया वगैरह कंट्री हैं, इनके साथ भी इंडिया का बहुत ज़्यादा रिलेशन इस समय जरूरी है। और खासकर जो आइलैंड नेशंस हैं, है ना, सीचिल्स हो गया, मोलदीव हो गया, ये जो नेशंस हैं, इसके साथ इंडिया की रिलेशन अगर हम लोग इंप्रूव करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली चाइना को यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। क्योंकि चाइना साउथ इंडियन ओशन के अंदर लगातार स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और उसको काउंटर करने का तरीका बहुत बढ़िया यही हो सकता है कि जो इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड है, छोटी छोटी कंट्री, उनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग रहे। उसके अलावा जो कंक्लूजन आप ये डेफिनेटली लिख सकते हो, इंडिया हैज़ डन वेरी वेल टू फुलफिलिंग द ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज़, जैसे कोविड पहुंचाना या वहाँ पे कुछ और क्राइसिस आते हैं तो हमेशा इंडिया एकदम सामने से आके उनको सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की ये रिलेशन को ही स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा हाउ टू कन्वर्ट दैम स्मार्टली इनटू द इकोनॉमिक एंड द स्टैटिक अपॉर्चुनिटी इज द पेरिफेरी ऑफ द फोकस टास्क इन द 2022, यानी कि 2022 और फर्दर फ्यूचर में हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि उन कंट्री के साथ, जैसे मोलदीव वगैरह हो गए, सीचेल्स हो गया, माडागास्कर हो गया, कैसे हम उनके साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बना सकते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन तो हमारे अच्छे खासे हैं ही, स्ट्रेटेजी में हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। श्रीलंका के साथ हम लोग कैसे अपने रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि थोड़े समय पहले खराब हो गए अभी हमारे। तो वो थोड़ा सा आपको देखना रहेगा। तो अगर आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें पता है ना, तो इस आंसर को आप, मेरे ख्याल से लगता है, बहुत खूबसूरती तरीके से जो है इसको टैकल कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आंसर लिखने के लिए एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, जो आप खुद सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। देखिए हमारी जब टेस्ट सीरीज़ की चलेगी वो तो एक अलग चीज़ रहेगा, उसमें तो हम लोग खैर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे ही। लेकिन अभी अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली आप क्या कर सकते हो, कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कुछ टॉपर्स हैं, आप क्या कर सकते हो, उनकी जो है आंसर शीट जो है डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, और उसमें आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, और वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक डेफिनेटली आप भी अपने आंसर के अंदर लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई आपका आंसर लिखने बैठना है, आंसर लिखने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाओगे। उस स्ट्रक्चर में आप ये बताओगे कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूं, है ना, उसकी बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूं, उसका कंक्लूजन के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, आप ये चीज़ें बताइए। और उस बॉडी के अंदर क्या हेडिंग आप लिख सकते हो, क्या सब हेडिंग आप लिख सकते हो, कौन सा कंटेंट आप यहाँ पे, कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। डायग्राम बनाने का स्कोप है तो आप वहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाओगे। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको पहले ही आंसर लिखने से पहले पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में रफ वर्क आपका होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हम लोग एग्जाम कंडीशन में तो लिख नहीं रहे हैं, तो आपके पास पूरा समय है, तो इसको पूरा समय दीजिए, धीरे धीरे समय अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप जो ये आंसर शीट से ऑब्जर्व करोगे, आप देखिए यहाँ पे कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना, कहाँ पे वो हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वो सब हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, डायग्राम किस तरह से बना रहे हैं, है ना, कंक्लूजन और उनकी जो वर्ड लिमिट है वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के वो एग्जाम्पल्स देते हैं, किस तरह के, है ना, और कैसे वो अंडरलाइन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप थोड़ा वहाँ से सीख सकते हो। उसको सीखने के बाद किस तरह से वो फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो चीज़ें आप सीख सकते हो। उसी चीज़ को आप जो है अपने आंसर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश आप करोगे, प्रैक्टिस शुरू करोगे, तो डेफिनेटली हम लोग एक समय में काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के करते हैं न्यूज़ के ऊपर आते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़ है, वो तो यही है, प्रोब इनटू सीडीएस चोपर क्रैश ब्लेम्स वेदर सेज टू सब। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे कई सारे जवानों की डेथ हो गई थी। हमारे जनरल विपिन रावत जी हैं, उनकी भी डेथ हो गई थी चोपर क्रैश में, है ना, बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो उसकी इंक्वायरी वगैरह जब हुई तो इंक्वायरी में
देखिए यूपीएससी में इस सब चीज़ें पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक एक अवेयर सिटीजन होने के नाते हमें पता होना चाहिए। तो वो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि देखिए कोई ह्यूमन एरर नहीं था, कोई टेक्निकल एरर भी नहीं था, मशीन बिल्कुल ठीक थी, सब चीज़ें बढ़िया हो रही थी। अचानक से जैसे ही वो चॉपर थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया तो बादल बादल हो गए, अचानक से मौसम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जो व्यू था ना वो थोड़ा सा ब्लर हो गया। जो पायलट थे ना वो आने वाली जो सरफेस को उसको देख नहीं पाए क्लियरली, और वो उसकी वजह से जो है वो क्रैश हो गया। तो ये उस रिपोर्ट के अंदर आया है। को एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आपको कुछ जानना है तो आप उसको जान सकते हो। उसके अलावा ये जो है आज की चीज़ जो है वो पाकिस्तान फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी पुट्स फोकस ऑन इंडिया अंडरलाइंस टेरर। ये क्या है? ये थोड़ा सा हमारे लिए नया रहेगा। देखिए पाकिस्तान ने अभी अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को रिलीज किया है। इसमें उसने कुछ 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 देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को कैसे हैंडल कर रहा है, अपने आसपास के पड़ोसियों को कैसे हैंडल करेगा, पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उनको हैंडल करने के लिए पाकिस्तान क्या क्या अप्रोच लेने वाला है, पाकिस्तान कौन सी कंट्री के बारे में क्या सोचता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में लिखी होती हैं। यहाँ पे कुछ कुछ खास खास इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, और ज़्यादातर जो फोकस है ना वो इंडिया है। इंडिया डेफिनेटली, इंडिया और कश्मीर जो है वो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस रहा है। कहता है देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेररिज्म हैज़ बिकम अ प्रेफर्ड पॉलिसी चॉइस फॉर हॉस्टाइल एक्टर्स। ये हॉस्टाइल एक्टर का मतलब इंडिया है यहाँ पे। इनका कहना है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म और टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा है। मतलब सोच सकते हो आप, यही सेम लैंग्वेज इंडिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर लिखी हुई है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रिप्लेस करके इंडिया वहां पे डाल दिया। अरे ये चीजें तो पाकिस्तान करता है, इंडिया थोड़ी करता है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई, है ना, कुछ कुछ ऐसा है। कहता है अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एनी ग्रुप इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन इट्स सोइल। कि कहता है पाकिस्तान अपनी मिट्टी के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है टेररिज्म को लेके अब फॉलो करता है। अरे भैया आप तो टेररिज्म को पैदा करते हो, है ना, वहीं से तो पैदा हो रहा है। और सिर्फ ये इंडिया नहीं कहता है, ये वर्ल्ड में दुनिया भर की रिपोर्ट्स कहती हैं, यूएसए की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के जितने भी खतरनाक जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो भैया सब के सब पाकिस्तान के अंदर आके एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फनी फनी बातें इन्होंने लिख रखी हैं। कश्मीर के बारे में इन्होंने कहा है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, देखिए मैंने शायद यहाँ पे किया हुआ था, हाँ हाँ ये देखिए पाकिस्तान पॉलिसी कहता है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो पीसफुल सॉल्यूशन चाहता है। मतलब यहाँ भी इतना फनी कैसे हो सकता है पाकिस्तान, है ना, वो भी पूरी दुनिया के सामने इतना रिपोर्ट वो लिख के भेज रहा है। उसके अलावा कहता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ पीसफुल माहौल चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको भैया पीसफुल माहौल बनाना भी पड़ेगा। उन्होंने एक चीज़ ये भी लिखी है कि जो हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स है आज के समय में इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को खतरा है, और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे यू नो मारा जाता है, वो सारी सारी चीज़ें हैं, वो भी कहा इन्होंने। ऊपर से कश्मीर के बारे में इन्होंने एक चीज़ कही कि कश्मीर को पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट करता है, कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन को। ये वर्ड आपको जो है बार बार सुनने को मिलेगा जब भी आप जियो पॉलिटिक्स या इंडो पाकिस्तान के बारे में पढ़ोगे, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी किसी भी रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको कौन रूल करेगा। मतलब कश्मीर के लोगों को खुद ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको कौन रूल करेगा, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। इस तरह की बातें कही गई हैं कि लोग एक्चुअली डिसाइड करना चाहिए रादर देन द गवर्नमेंट। अगर देखो ऐसा होने लगेगा ना भाई, फिर तो इंडिया के मुझे लगता है बहुत टुकड़े हो जाएंगे, हर कंट्री के हो जाएंगे, है ना। पाकिस्तान के अंदर भी कितने सारे ऐसे, बलूचिस्तान है, गिलगिट है, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं। लोगों लोगों के ऊपर अगर छोड़ दोगे तो आज पाकिस्तान होता ही नहीं। आज इंडिया में भी बहुत सारे लोग आप चले जाइए, वो लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, और तो सेल्फ डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत जगह, क्योंकि अभी जो इंडिया वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर है, अभी हमारा पूरा नेशन बिल्डिंग नहीं हुआ है, राइट। तो जो मतलब जिस चीज़ को आप बोलते हो कम से कम उसको फॉलो कीजिए। तो फॉलो करने से कुछ नहीं होता, मतलब फॉलो करने से सब कुछ होता है, खाली बकवास करने से कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान हमेशा इस तरह की बकवास करता ही रहता है, बड़ी बड़ी बातें। खैर, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगली जो न्यूज़ आती है वो क्या है, कंसर्न इन दिल्ली ओवर द म्यांमार कन्फ्लिक्ट, पीएलए लिंक्स विद जनता। देखिए ये क्या है, पीएलए लिंक्स विद जनता, ये आपको दिख रहा होगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी को बोला जाता है ना पीएलए। लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस वाले भी ना कई बार वो थोड़े से ट्रिक्स करते हैं ताकि लोग ये पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कई बार यूट्यूब पे नहीं होता है, वो कुछ टाइटल आपको डाल के दे देते हैं, आपको उसके ऊपर क्लिक करते हो टाइटल पढ़ के, लेकिन अंदर मसाला कुछ और निकलता है। तो ये पीएलए लिखा हुआ है, लेकिन इस पीएलए का मतलब चाइना की आर्मी नहीं है, इसका मतलब जो है एक मणिपुर के अंदर एक ग्रुप है उसका मतलब होता है। तो लोगों बस ऐसे ही है ना आजकल, सभी लोग
जनता को एक्साइट करने के लिए वो सब चीज़ें करते हैं। खैर, म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है हम सबको पता है, वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो वहाँ पे सरकार थी, जिसकी जो चीफ थी आंग सांग सू की, उनको जेल में डाल दिया गया, 4-5 साल की उनको सजा भी होगी अनफॉर्चुनेटली। तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो है ये इंडिया है, इसके राइट दीदी है मिजोरम, ठीक है, और ठीक है मणिपुर आ गया, इससे ऊपर जो है नागालैंड चला गया, ये मिजोरम हो गया, तो त्रिपुरा हो गया, तो ये है इंडिया। और इधर चला गया आपका म्यांमार, है ना। तो मैं जैसे यहाँ पे एक जगह है ये तामू, इधर है फलाम, इधर है ये थांगटांग, और इधर है ये मिंडट। अब म्यांमार के अंदर क्या हुआ, आर्मी के अगेंस्ट में वहां के कुछ लोकल लोग जो है वो खड़े हो गए, ठीक है, लोकल मिलिशिया जिसको कहा जाता है। तो वो म्यांमार की आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। अब समस्या ये है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे कई सारे कम्युनिटीज ऐसी हैं और कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं वो म्यांमार की आर्मी के साथ हैं। तो जो म्यांमार की लोकल जनता है वो उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इसी तरह का एक ग्रुप है जो है मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर जिसे कहा जाता है PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी। लेकिन ये चाइना वाली आर्मी नहीं है, मणिपुर का ग्रुप है जो कि म्यांमार की आर्मी के साथ लड़ रहा है, मतलब आर्मी के साथ मिलकर वहाँ के लोकल लोगों को मार रहा है। अब वो उनके जो है रूट्स जो है, उनके जो ट्राइबल रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिजोरम के साथ भी हैं, कहीं ना कहीं मणिपुर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है त्रिपुरा के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जिसकी वजह से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, देखिए भाई 1600 किलोमीटर इंडिया बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो डेफिनेटली इंडिया म्यांमार के अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं ले सकता। अगर इंडिया म्यांमार के अगेंस्ट में एक्शन लेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इंडिया जो है काफ़ी फूक फूक के कदम रख रहा है। तो इंडिया की सरकार ने बोला है कि देखिए हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी डेफिनेटली वहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन हम लोग म्यांमार की सरकार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो उनके साथ एंगेजमेंट करना भी हमारी मजबूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट किया है काबुल में, उसी तरह से हम लोग म्यांमार के साथ भी इस समय एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि वो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि हम लोग जैसे पहले जो म्यांमार के साथ रिलेशनशिप थे हमारे, वो ऐसे नहीं रहे, थोड़े से चेंज हो गए हैं। सो वी सपोर्ट कंप्लीट डेमोक्रेसी इन म्यांमार। तो वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, एक कम्युनिटी है जिसे कहा जाता है चिन, ठीक है, चिन कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ रहे हो PDF से तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो। तो ये आंग सान सू की वाला पूरे का पूरा इशू है। इवन कंबोडिया के जो चीफ हैं वो अभी गए भी थे म्यांमार के अंदर, वो वहाँ के जो जनरल हैं मिंग ऑन्ग हियांग, उनसे मिले भी हैं, जिसकी वजह से पूरे एशियान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो सारी सारी चीज़ें हैं। तो जो चीन कम्युनिटी है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि मणिपुर का जो PLA है ग्रुप है, तो चीन कम्युनिटी जो है वो मणिपुर के अंदर मिजोरम के अंदर है, और चीन कम्युनिटी का एक मिलिशिया है ये PLA वाला, तो ये उनके साथ जो है इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। और चीन एक एक्चुअली स्टेट है म्यांमार के अंदर। तो चीन से जो है वो 30,000 के लगभग जो लोग हैं वो अभी मिजोरम के अंदर और मणिपुर के अंदर रिफ्यूजी उन्होंने लिया था। तो ऐसा ही है, अगर म्यांमार के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो बहुत और ज़्यादा लोग जो हैं वो म्यांमार से इंडिया के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही था पूरा म्यांमार वाला इशू। उसके अलावा ये वाला टॉपिक हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडो पैसिफिक सबसे पहले टॉपिक हम लोगों ने यही किया था। अगली जो न्यूज़ हम लोग कर सकते हैं दोस्तों वो रहा ये, देखिए इंडिया ग्रांट्स ओवर 900 मिलियन एड टू श्रीलंका। तो ये तो हम लोग कल हिंदू वाले में कर चुके थे जब मैंने आपको करेंसी स्वैप डील के बारे में बताया था, राइट। आई होप आपको याद होगा। आज का ये जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है IMD कमीशंस 4 न्यू डोपलर रडार्स इंक्लूडिंग 1 इन लद्दाख। तो देखिए क्या कहता है, तो ये कहता है कि इंडिया ने जो है, देखिए मेरे पास शायद इसका कंटेंट पड़ा भी हुआ था डोपलर इफेक्ट वाला। खैर, तो देखिए डोपलर रडार, रडार जो है वो क्या करता है, रडार जो है वो रेडियो वेव्स जो है वो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। रडार का बेसिकली काम होता है दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना और उनकी स्पीड को आइडेंटिफाई करना। तो इसी तरह से जो रडार आर्मी वगैरह में यूज़ होते हैं ना, एयरफोर्स में यूज़ होते हैं, नेवी में यूज़ होते हैं, तो आने वाली जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसको पहले ही डिटरमाइन कर लेता है। तो ये रडार को हम लोगों ने यूज़ किया है IMD, मतलब हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अभी 4 सिटीज़ के अंदर इसको लगाया है। क्यों लगाया है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये लगाया है बेसिकली, देखिए IMD क्या करता है, ये तो मेटीरियोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना, मौसम का हाल सुनाता है बेसिकली हम लोगों को। कई बार वो मौसम का हाल ठीक ठाक सुनाता है, कई बार गलत सुनाता है। तो इस तरह के 4 सिटीज़ के अंदर इंडिया में डाला गया है। तो इस समय जो लेह में जो है वो सबसे ऊंचा, देखिए लिखा है यहाँ पे, लेह के अंदर जो है वो डोपलर वेदर रडार को डाला गया है, वहाँ पे सेट किया गया है। दिल्ली में भी लगाया है, मुंबई में भी लगाया है, ठीक है।
और जो IMD है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है। अब ये डॉपलर रडार क्या होता है थोड़ा आपको ये बताना है बस मुझे, और तो बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। डॉपलर रडार का मतलब होता है दोस्तों कि जो वेदर के अंदर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, जैसे साइक्लोन्स आ गया, थंडरस्टॉर्म्स आ गया, तो रियल टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो 3-4 घंटे पहले ही आपको डॉपलर रडार ये बता सकता है कि वहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी क्या नहीं होगी। लेकिन डॉपलर इफेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपका पूरा साइंस एंड टेक वाला टॉपिक है। इसमें होता क्या है कि जो डॉपलर रडार्स होते हैं ना, देखिए कई बार आपने देखा होगा ना कि जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो हाथ में एक मशीन लेके खड़े होते हैं और जैसे आने वाली जो भी गाड़ियां होती हैं वो मशीन को उसकी तरफ लगाते हैं। अब इससे होता क्या है, उस मशीन की इनको स्पीड पता चल जाती है, उस मशीन से गाड़ी की स्पीड पता चल जाती है, क्योंकि ये जो मशीन होती है ना ये भी डॉपलर रडार का टेक्नोलॉजी ही यूज़ करती है। इस मशीन से रेडियो वेव्स निकलती हैं, वो आपके व्हीकल के ऊपर पड़ती हैं, व्हीकल पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर इस मशीन के अंदर दोबारा से आती हैं, और वो जो समय लेती है ना यहाँ से जाने में और वापस आने में, उस समय को कैलकुलेट करके इसकी व्हीकल की स्पीड पता चल सकती है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो डॉपलर रडार्स करते हैं, जिससे स्पीड का पता चल जाता है। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो IMD का ये डॉपलर रडार है जिसको हम लोगों ने लगाया है, वो वेदर कंडीशंस को भी डिटरमाइन कर सकता है एडवांस में। ठीक है, थंडरस्टॉर्म वगैरह, क्लाउड फॉर्मेशन अगर वहां पे हो रहा है और साइक्लोन्स वगैरह अगर वहां पे हो रहे हैं ना, उसको कर सकता है। तो ये थोड़ा सा बस आपको यही पता होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट के बारे में। IMD के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है, और IMD का काम सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग नहीं होता, IMD का काम कुछ और भी होता है। IMD जो है ना वो सीज्मोलॉजी में भी काम करता है, सीज्मोलॉजी। तो जो जो सीज्मो मतलब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं उसके लिए भी IMD ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मेजर करना वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें, ये भी इसी का काम होता है। ऑब्जर्वेशन जो करनी होती है वो भी इसी का काम होता है। इवन जो साइक्लोन्स वगैरह की नेमिंग होती है ना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है इंडियन ओशन के अंदर, मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी IMD के पास होती है। देखिए पूरी दुनिया में 6 जो है वो रीजनल वेदर सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। तो रीजनल जो स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर होते हैं जो कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं, इंडिया उसमें से एक है जो कि साउथ एशिया को पूरा कवर करता है। चाइना के अंदर भी नहीं है, वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक न्यूज़ बनती है जो कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। उसके अलावा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो JNU को लेके थोड़ा सा न्यूज़ है। आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं, हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके तहत अंडर ग्रेजुएट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली उनमें एडमिशन के लिए फ्यूचर में एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसको लेके थोड़ा सा न्यूज़ है ये कि जो JNU ने फाइनली इसको हरी झंडी दे दी है कि JNU भी फ्यूचर में इसी तरह से एडमिशन्स होंगे, और उसको लेके थोड़ा न्यूज़ है। तो कोई खास न्यूज़ नहीं, ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये न्यूज़ थोड़ा सा आपके काम आएगा। जो है मेकेदेतु रिजर्वायर हॉल्टेड, द प्रोजेक्ट, लीगल इश्यूज और पॉलिटिक्स। देखिए मामला पूरा क्या है बता देता हूँ आपको। देखिए ये इधर है तमिलनाडु, ठीक है, और ऊपर है कर्नाटका, और यहाँ पे आता है बेंगलोर। अब बेंगलोर आपको पता है कि कितना बड़ा सिटी है, और यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत है। और ये जो एरिया आता है ना, ये आता है रेन शेडो एरिया के अंदर। रेन शेडो एरिया मतलब यहाँ पे नेचुरल रेनफॉल बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट पड़ते हैं इस तरफ, सारा रेनफॉल तो भैया इधर ही हो जाता है, तो ये एरिया थोड़ा सा ड्राई है। तो पानी की कमी तो पड़ेगी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है भैया बेंगलुरु, तो पानी की किल्लत हमेशा यहाँ पे रहती है, और सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं, बल्कि इरीगेशन के लिए भी। तो ये होता क्या है कि ये इसीलिए रिवर को लेके झगड़े होते हैं, अगर पानी की कमी ना होती तो झगड़े भी ना होते। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे चल रही है कौन सी रिवर, कावेरी रिवर, और इधर से आ रही है ये आपका अर्कावाथी रिवर, ठीक है, जो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अब जहाँ पे ये मिलती हैं, यहाँ पे एक डैम बनाने की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये है तमिलनाडु का बॉर्डर है। तो तमिलनाडु के बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर दूर एक जो है डैम बनाने का यहाँ पे प्रपोजल है। किसका प्रपोजल है? कर्नाटका का प्रपोजल है। कर्नाटका चाहता है कि ये जो डैम बन जाएगा तो इससे बेंगलुरु को, जो कि यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसको पीने का पानी मिलेगा और इस एरिया को इरिगेशन भी मिल सकता है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि अगर अगर यहाँ पे डैम बनेगा तो उसकी वजह से जो है पानी डाइवर्ट हो जाएगा, और तमिलनाडु को जो है एनफ वाटर नहीं मिलेगा। और फर्दर जो इसमें स्टैनली रिजर्वायर बना हुआ है, यहीं पे स्टैनली रिजर्वायर काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये भी,
इसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। और अगर स्टैनली रिजर्वोयर के अंदर पानी की कमी हो गई तो पूरे का पूरा एरिया जो पहले से ही ड्राई है वो और ड्राई हो जाएगा और इरिगेशन के लिए किसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो उसको लेके ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। तो कावेरी रिवर वाला इशू थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर का भी रोल है। अभी सेंटर ने कोई इसके बारे में मंजूरी दिया नहीं है। हालांकि तमिलनाडु ने तो डेफिनेटली मंजूरी देगा ही नहीं, तो उसको लेके थोड़ा सा इशू था। सेंट्रल वाटर जो कमीशन है और जो सेंट्रल वाटर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको ऑलरेडी एप्लीकेशन दी जा चुकी है और इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। उसके अलावा एनवायरमेंट क्लियरेंस की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे डैम बनता है, डेफिनेट मान लो बन जाता है मकेडेटू में, तो उसको एनवायरमेंट को तो नुकसान होगा ही होगा और क्योंकि जंगलों को वहाँ पे काटना पड़ेगा। उसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर भी यहाँ पे है, वो भी इम्पैक्ट होगा। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी है डेफिनेटली यहाँ पे। तो अभी तक जो है इसके बारे में कोई हरी झंडी मिली नहीं है। तो ये थोड़ा सा बस आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि जो मेकादेतु जो ये बनने वाला है डैम, ये कौन सी रिवर पे है और जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी वगैरह, ठीक है, वो थोड़ा आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन, डोपलर, न्यू चोपर पॉलिसी, म्यांमार इशू, हाँ मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हो ही गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आज ये थोड़ा सा हम लोगों ने पीडीएफ से डायरेक्टली इसको पढ़ा है। बस थोड़ा सा आपको सुनने में और थोड़ा देखने में मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ तो आज का कोई ऐसा खास बनता नहीं है जिसे हम आपको प्रोवाइड करवाएं। लेकिन ये आप खुद से पढ़ सकते हो और आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो जो आंसर आपको लिखने के लिए दिया है। और कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं, क्योंकि 2-3 बच्चों ने आंसर सबमिट करवाया था, कुछ कमियां उनके अंदर थी जो आप इंप्रूव कर सकते हो। पहली बात तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना बंद करिए। ये वो जो व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली होती है ना, ऐसे GOVT लिख देते हो गवर्नमेंट को, है ना, तो ये सब लिखना बंद करिए। एंड को प्रॉपर एंड लिखे, ऐसे मत लिखिए। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना बंद करो, प्रॉपर उसको, ये फॉर्मल लिख रहे हो आप आंसर, ये कोई इनफॉर्मल आंसर नहीं है, अपने कज़न को लिख के नहीं भेज रहे हो भैया ठीक है, एक पढ़े लिखे इंसान एग्जामिनर को लिख के भेज रहे हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बंद करें। उसके अलावा कटिंग बंद करें, ठीक है, क्लीन आंसर होना चाहिए प्रॉपरली। अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो तो फ्लो चार्ट भी एकदम दिखने में अच्छा होना चाहिए, क्लियर उसकी चीज़ें डायमेंशन मेंशन होनी चाहिए। डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो उसकी लेबलिंग पूरी करो। कई बच्चे डायग्राम बना तो देते हैं लेकिन उसमें मेंशन नहीं करते कोई चीज़ कहाँ है। डायग्राम का बनाने का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर डायग्राम देख के ही समझ जाए कि बच्चा कहना क्या चाहता है। अगर डायग्राम देख के भी उसको समझ नहीं आया तो आंसर पढ़ के क्या ही खाक समझ में आएगा। तो डायग्राम आपका क्लीन होना चाहिए ना, प्रॉपर लेबलिंग उसकी होनी चाहिए। तो थोड़ा सी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का आपने ध्यान रखना है, किस तरह से लिखना है। कंक्लूजन जब आप लिखते हो दोस्तों, तो कंक्लूजन के लिए आपको अलग से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है कि ये देखिए ये मेरा कंक्लूजन है। कई बच्चे ऐसा करते हैं ना, पहले ऐसे कंक्लूजन लिख देते हैं फिर अगली कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। लास्ट पैराग्राफ का मतलब ही यही होता है कि वो कंक्लूजन है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में भी ऐसा ही है। इंट्रोडक्शन के लिए आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पैराग्राफ जो होता है वो समझ लो इंट्रोडक्शन ही होता है खुद ब खुद, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बाकी जो फ्यूचर में हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हेडिंग सब हेडिंग कंटेंट में कैसे आप अरेंज कर सकते हो, कंटेक्स्ट क्या होता है, डिमांड क्या होती है, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में कवर कर सकते हैं। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। कल से हम लोग रेगुलरली जैसे रोज करते थे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।